नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में संसद भवन के अंदर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अहम बैठक हुई। करीब 1 घंटे चली इस बंद कमरे की बैठक ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलें फिर तेज कर दी। सूत्र के मुताबिक बैठक में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव, यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और संभावित कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा हुई। इससे पहले सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लंबी चर्चा चली। उम्मीद है कि इस हफ्ते यूपी अध्यक्ष का नाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बता दें, जेपी नड्डा 2020 से पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और 2023 में उन्हें विस्तार दिया गया था। पार्टी परंपरा के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव औपचारिक होता है, लेकिन आमतौर पर सर्वसम्मति से एक ही नाम तय किया जाता है। माना जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया 14 जनवरी के बाद तेजी से पूरी की जाएगी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ताकत पर आईएएस रहे नवनीत सहगल ने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्र ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कहा है कि आपको तत्काल प्रभाव से प्रसार भारती की सेवाओं से मुक्त किया जाता है। सहगल के इस्तीफे से यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि पीएमओ नवनीत सहगल से नाराज हो गया था। सहगल की शिकायत भी पीएमओ तक पहुंची थी। इसके चलते सहगल से इस्तीफा लिया गया। बता दें, इससे पहले हीरेन जोशी प्रसार भारती के सीईओ थे। उन्होंने हाल ही में अपना पद छोड़ा था। ये भी अचानक था और इसके पीछे आंतरिक विवाद या सरकारी दबाव की बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे हीरेन जोशी सागा का पहला परिणाम बताया जा रहा है। मतलब जोशी के जाने के बाद प्रसार भारती में सफाई अभियान चल रहा है और सहगल इसका अगला शिकार बने। कांग्रेस के सांसदों ने गुरुवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया ताकि दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में बढ़ते हवा प्रदूषण पर तत्काल चर्चा हो सके। मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर और विजय वसंत ने मांग की कि केंद्र सरकार प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करे। पंजाब और हरियाणा में 2025 की पराली सीजन 30 नवंबर को खत्म हो गया। इस बार दोनों राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं 2021 के मुकाबले 90% घट गई, यानी पिछले 5 साल में सबसे कम। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की हवा बेहद खराब रही और पिछले महीने प्रदूषण को लेकर विरोध भी हुए। इससे साफ होता है कि दिल्ली का ज्यादातर प्रदूषण लोकल स्रोतों से आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसानों को दिल्ली के प्रदूषण का बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने पूछा कि जब महामारी के दौरान गाड़ियां नहीं चल रही थी और पराली तब भी काफी जली थी, तो आसमान नीला क्यों था? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट भी यही दिखाती है कि दिल्ली और एनसीआर प्रदूषण के लिए पराली के बहाने छिप नहीं सकते। असल समस्या शहर के भीतर की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीजेपी नेताओं से मिलकर नई राजनीतिक जोड़तोड़ करने की खबरों को कांग्रेस ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन झारखंड में बिल्कुल मजबूत है और टूटने वाला नहीं है। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने हेमंत सोरेन जी से बात की है। हमारी इंडिया गठबंधन सरकार झारखंड में पूरी तरह एकजुट है और जनता की भलाई के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा ये सारी अफवाहें राइट विंग ट्रोल नेटवर्क फैला रहे हैं, जो राजनीतिक असुरक्षा का नतीजा है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से हेमंत सोरेन को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि क्या वो एनडीए के साथ जाने वाले हैं। दरअसल हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली गए थे और वहां कुछ बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई। इन्हीं अटकलों ने झारखंड में सत्ता परिवर्तन की चर्चा को तेज कर दिया। इस बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की भी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इसे भी राजनीतिक हलकों में जोड़कर देखा जा रहा था। बता दें, सोरेन के खिलाफ ईडी मामलों की वजह से चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ईडी की लंबित जांचों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वो केंद्र सरकार से बेहतर संबंध बनाने या नई राजनीतिक साझेदारी बनाने की सोच रहे होंगे। हालांकि कांग्रेस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत की राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये उनकी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली भारत यात्रा है और इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल मानी जा रही है। मॉस्को के एक विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिका के दबाव से भारत रूस संबंध को बचाना राष्ट्रपति पुतिन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। वॉशिंगटन की नाराजगी और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बावजूद पुतिन भारत के साथ पुराना रणनीतिक रिश्ता मजबूत रखना चाहते हैं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन की इस यात्रा का मुख्य एजेंडा रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक साझेदारी को सुरक्षित रखना है। अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले भारत के साथ रक्षा सहयोग से जुड़ी अहम जानकारी साझा की। अमेरिका ने इसे दोनों देशों की रक्षा संबंधों के लिए अच्छी खबर बताया है। दक्षिण और मध्य एशिया से संबंधित अमेरिकी नीति देखने वाला ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। ब्यूरो ने बताया कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने 24 SS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए सस्टेनमेंट पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इन हेलीकॉप्टरों का विकास लॉकहीड मार्टिन ने किया है। बयान के अनुसार 94.6 करोड़ डॉलर का ये पैकेज भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करेगा और अमेरिका सहित क्षेत्रीय साझेदारों के साथ तालमेल बढ़ाएगा। अमेरिका ने कहा यह कदम दोनों देशों को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने में मदद करेगा। पश्चिम बंगाल में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण को लेकर उठ रहे विरोध के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं किसी को भी लोगों की संपत्ति नहीं छूने दूंगी। ममता बनर्जी ने मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग धर्म के आधार पर समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून तो बीजेपी लेकर आई थी। हमने विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया था और सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया है जो अभी चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ जाने नहीं दूंगी, चाहे कोई भी हो। मैं किसी धार्मिक स्थल को छूने नहीं दूंगी। मैं सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती। बता दें कुछ दिन पहले ममता सरकार के अल्पसंख्यक कार्य विभाग की एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि राज्य की रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों का डेटा केंद्र के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। ये आदेश सार्वजनिक होने के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता डिजिटलीकरण को लेकर चिंतित हो गए और सरकार पर सवाल उठाने लगे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय भारी अव्यवस्था से जूझ रही है। मंगलवार और बुधवार को 200 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई और सैकड़ों फ्लाइट लेट रही। इससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे और कई एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। क्यों बिगड़ा पूरा सिस्टम, समझ लेते हैं। दरअसल क्रू की भारी कमी है। 1 नवंबर से नए नियम लागू होने के बाद पायलट और केबिन क्रू के काम करने के घंटे कम कर दिए गए। अब पायलट को ज्यादा आराम और कम उड़ान घंटे की इजाजत है। इससे कई फ्लाइट इसलिए नहीं उड़ सकी क्योंकि उपलब्ध पायलट ही नहीं थे। दूसरा, नए FDTL नियम से रात की फ्लाइट पर तगड़ा असर पड़ा है। पायलट को ज्यादा साप्ताहिक आराम, रात में लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2, लगातार काम करने के घंटे कम। इंडिगो जैसी एयरलाइन जो रोज 2200 से ज्यादा फ्लाइट चलाती है, नई टाइम टेबल समय पर सेट नहीं कर पाई और बड़ी गड़बड़ी हो गई। वहीं दिल्ली और पुणे एयरपोर्ट पर टेक्निकल खराबी हो गई। मंगलवार को दोनों एयरपोर्ट के चेक इन और डिपार्चर सिस्टम फेल हो गए। इससे फ्लाइट की देरी बढ़ती गई और पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया। दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। पहले ओपनर एडेन मार्कराम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार शतक लगाया। उनकी पारी ने भारत की गेंदबाजी पर पूरा दबदबा बनाए रखा और मैच का रुख दक्षिण अफ्रीका की ओर मोड़ दिया। मार्करम के आउट होने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका की पारी नहीं लड़खड़ाई। मैथ्यू ब्रेड्सके, डेवाल्ड ब्रेविस और इन दोनों ने मिलकर ठोस साझेदारियां निभाई और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और 4 गेंद बाकी रहते दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट से जीत हासिल कर ली। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.